सुमति अय्यर की कलम से चैनल में नमिता सचान सुंदर का सभी श्रोताओं को स्नेहिल अभिवादन। सुमति जी की कहानी देहांतरण के भाग 2 में हम विचर रहे थे आजी के घर की दुनिया में, वहाँ की औरतों की दुनिया में, और उसके जीवन पर शर्वरी जो कुछ सोच रही थी मन में, उसके भीतर जो भाव उठ रहे थे। तो आज सुमति अय्यर की कहानी देहांतरण के भाग 3 में हम चलते हैं उन औरतों की, उन स्त्रियों की दुनिया में थोड़ा और भीतर, जानते हैं उनके संसार को थोड़ा और नजदीक से। पहाड़ियों को देखने लगी थी वो, कितनी हरियाली थी वहां, पर यहाँ इस घर तक क्यों नहीं पहुंच पाती थी? क्यों नहीं पहुंच पाती थी वो हरियाली? न हवा, न नमी, न खुशनुमा हरियाली के एहसास, कुछ भी नहीं पहुंच पाते थे। इस घर में कैद औरतों को इस छोटे से संसार से बाहर ले चलने की जिद उसने एक बार की थी। कहाँ बाहर निकलती थी वे? तीज त्योहार में मंदिर या वट सावित्री में बरगद को पूजने के लिए निकलती थी। बाहरी संसार से इतना भर नाता था। शेष बहुएं कभी मायके हो जाती थी एक आध दिन के लिए, वरना सुबह, दोपहर, शाम घर की दिनचर्या में ही गुजर जाता। उसने एक बार कार्यक्रम बनाया था शहर के बाहर घूमने चलने का। मांडू जाना संभव नहीं था, इसलिए शहर के बाहर पहाड़ियों के पास जाना तय हुआ। कितना अजीब लगा था कि सुबह 3 बजे से चौके की बत्ती जल रही थी, पूड़ियां, छोले, जाने क्या क्या तैयारियां होने लगी। इस पर बेसन और प्याज साथ में, स्टोव और चाय का सामान भी साथ में। और उधर बाबू बैठक में कह रहे थे, इनका उत्साह तो देखो, सुबह से जुट गई, बाहर जो निकल रही हैं। शर्वरी उन्हें बताना चाहती थी कि बाहर भी घर को ढोते रहने की व्यवस्था उनकी स्वैच्छिक नहीं है। और हुआ भी यही था। पुरुष ताश खेलते रहे, वे उन्हें खिलाती रही, परोसती रही, बच्चों को खिलाती डपटती रही, बच्चों को बारी बारी से तालाब के पास टॉयलेट के लिए लिए जाती रही। शाम पकौड़ों का कार्यक्रम था। कुसुम भाभी इस सारे झमेले से कुछ अलग थलग सी थी। शर्वरी को लगी थी वो अलग थलग सी। शर्वरी इस पूरे माहौल से उकताकर टहलने निकली तो कुसुम भाभी भी साथ हो ली। बाकी महिलाएं दरियों पर पसरी ऊँघ रही थी। एक टीले पर वो बैठ गई, भाभी भी उसके पास बैठ गई। कुछ देर मौन थे दोनों। कितनी खूबसूरत जगह है, कुसुम भाभी रुक कर बोली। उसने चौंक कर उन्हें देखा था। वे होंठ काट कर बमुश्किल कुछ रोक रही थी। बाद में जब वे फूट फूट कर रोने लगी तो उसे पता चला कि वे अपनी रुलाई को ही रोक रही थी। क्या है भाभी? कुछ नहीं, बस यूं ही गला भर रहा था। क्या है बताओ तो। वो देर तक सिर झुकाए तिनके से खेलती रही, फिर बमुश्किल होंठ काट कर रुलाई रोकी। उसने कंधे पर हाथ रख दिया था। बहुत चाहा था पढ़ना शर्वरी। फिजिक्स में टॉप किया था एमएससी में। पापा और माँ दिलवा ही नहीं रहे थे। माँ का कहना था चूल्हा ही तो फूकना है, पर जिद की, टॉप किया तो पापा भी खुश थे।
मैं रिसर्च करना चाहती थी। फिर फिर ये सब। मौसी ने तय किया था रिश्ता। माँ भी जिद पर अड़ गई। दादी ने तो कसम दिला दी पापा को। बस फिर क्या, मैं यहाँ आ गई। सोचा शादी के बाद बहुत कुछ पति की समझदारी पर भी निर्भर होता है। पर यहाँ आई तो पता चला ये पढ़े लिखे तो खूब हैं, पर मुंह में जुबान गायब है। फिर बस कुछ दिन लगे अपने को संभालने में। अकेली थी तो शुरू में रो लेती थी। फिर तो बच्चों के साथ कहाँ अकेलापन मिल पाया। सच कहूं शर्वरी, तो तुझे देखा ना तो ईर्ष्या नहीं हुई। समझ रही हो ना? तटस्थ नहीं, उदासीन हो गई थी मैं। पर यहाँ आकर लगा कितना कुछ खो दिया है खुली हवा के साथ। मैं बात करूं भाभी? रिसर्च फिर से शुरू कर लो, बच्चे तो बड़े हो रहे हैं अब। वो हंस दी। कितनी भयानक लग रही थी वो हंसी। शर्वरी, अब तो गणित का उपयोग माहवारी के दिन गिनने जोड़ने में होने लगा है। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वे उसके कांधे पर सिर टिकाए बेआवाज रोती रही। कितने भारी पल सरक गए दोनों के बीच। फिर सहसा जैसे उन्हें याद आ गया था। चलो चलो, पकौड़ों का इंतजाम करना है। शिमला मिर्च के भरवा पकौड़े तो मेरे ही जिम्मे है ना। वे फिर घर हो गई थी। हवा को बाहर ठेल कर दरवाजा बंद कर लिया था। क्षणांश पहले वो एक नन्ही सी लड़की लग रही थी, तितली उड़ाती। जब इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखकर मुग्ध हो गई थी। उस रात उसने अजय से चर्चा की थी। क्यों होता है अज्जू ऐसा? क्यों नहीं जी पाती औरत वो सब कुछ जो जीना चाहती है? विवाह से पहले आसमान, बारिश को देखने वाली, भीगे भीगे पत्तों को, तारों पर दौड़ती बूंदों को महसूस करने वाली लड़की घर को पीठ पर लाद कर तारों पर सूखते कपड़ों को लेकर चिंतित होने लगती है। क्यों? क्यों बोला अज्जू? अज्जू उसे देखता रहा था। तुझे तो ऐसा नहीं लगता ना? ना शर्वरी, कुछ सवालों के जवाब कोई एक नहीं खोज पाता, क्योंकि सवाल उठाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक समूचा अतीत इतिहास जुड़ा होता है उन सवालों से। उसका जवाब तुम या मैं नहीं दे पाएंगे, कोई एक दे भी नहीं सकता। फिर बदलाव धीमे से आता है। हर परिवर्तन के पीछे एक लंबी अंतः प्रक्रिया होती है। चुपचाप घटित होता रहता है, फिर सब सामने आता है। प्रतीक्षा करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी हमें तब तक। वो उसे देखती रही थी। कितनी साफ सोच है अजय की। क्यों नहीं हो सकती सबकी? उसे याद आया था किस तरह अक्सर उसने पूरे के पूरे दिन हथेली पर रखकर जिए थे, सिर्फ अपने लिए, ठीक वैसे जैसा कि वो चाहती थी। कई बार उसका मन होता था कि कुछ न करे, कुछ भी नहीं करे, बस मर्जी से उठे, मर्जी से नहाए खाए, और ना मन हो तो लेटी रहे, संगीत सुनती रहे या ताकती रहे खूब घने मेहों वाले आकाश को, छितराए तारों वाले आसमान को। बेतुके कपड़े पहने, नीली साड़ी पर पीला ब्लाउज या हरी सलवार पर नीला कुर्ता। ठीक है, किसी संडे, अजय ने पहले कहा था। ना संडे नहीं, तुम्हारे बगैर जीना चाहूंगी, सिर्फ अपने साथ, ठीक वैसे ही जैसे तुमसे पहले जिया करती थी।
और कितने कितने दिन इसी तरह जिए थे उसने। उसे अजय पर खूब प्यार उमड़ आया था। क्या इसी को अजय ने बदलाव की अंतः प्रक्रिया कहा था? एक पीढ़ी से दूसरी दूसरी पीढ़ी का अंतराल और बदलाव। आजी की आंख खुल गई। हलक शायद सूख रहा था उनका। उसने पानी का गिलास लेकर चम्मच से उन्हें पानी पिलाया। तौलिए से होंठ पोंछ दिए, सिर ऊंचा कर दिया, चेहरा भी पोंछ दिया। जी कैसा है आजी? आज सोचती हूँ सिर धो दूं। उसे देखती रही वे। जाने क्या था उन आंखों में कि उसे लगा कि उसके और आजी के बीच एक महीन सा धागा भर रह गया है। बस तोड़ने भर की देर है। कोमल सा स्वर था उनका। जैसा तू कहेगी लाड़ी वैसा ही करूंगी। पता है, मैं तो तुझे उसी दिन समझ गई थी जब तू पहाड़ियों को देखने में इतनी मगन हो गई थी कि उफनते दूध का पतीला उतारना भूल गई थी। जब तूने चौके की मरम्मत के बारे में सबसे पहले बाबू के सामने सिर उठाकर कहा था। जब तूने सिर ढकने से इनकार किया था, पैर पैर छूकर मेरे गले झूल गई थी। मुझे लगा था शर्वरी मैं दोबारा जन्म ले रही हूँ। कैसे हो सकता है ये? कैसे संभव है ये? आदमी तो मरकर दूसरी दे पाता है ना। यहाँ जीते जी जीवन को जीने के लिए दूसरी दे पाना। ये देह है मेरे पास, प्यास है, तकलीफ है, भूख ईर्ष्या भी है, चिंता है, पर मैं मरी नहीं। फिर ये कैसे? उसने आजी की हथेली अपने हाथों में ली और बहुत आत्मीयता के साथ उसे दबाया। आजी, अब देह की आवाज मत सुनिए, आत्मा की आवाज सुनिए। वही तो सुन रही हूँ शर्वरी, पर जैसे बहुत गहरे कुछ धंसा। कितना लंबा रास्ता था। जब तक जीती रही तब तक कहाँ थकती थी, पर अब जैसे देह मन दोनों साथ नहीं दे रहे। उनकी आंखों के कोए भीग गए। क्या है जो आजी बार बार कहना चाहती है? कितना कुछ। क्या सचमुच फिर से जिया जा सकता है? कितनी तपस्या के बाद ये मानव योनि मिलती है। मैंने कहने को वो सब जिया है जो कोई भी औरत जीना चाहती है, पर वे अचानक चुप हो गई। क्या है जो आजी कहना चाहती है? वो उनके सिराने बैठ गई, झुककर उनका सिर सहलाने लगी। धीमे से फुसफुसाती उनके कानों के पास बोली, कहाँ थी आजी? कहाँ थी आजी आप अब तक? आपने तो विकल्प खोज लिया था सबका। पहाड़ों की हरियाली का विकल्प कपड़ों में, पकवानों में, वीर बहुटियों के रंग हथेलियों में रचा लिए। इन हाथों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कितनी रोटियां बेली हैं, ये कितनी बेलनी अभी बाकी है। अजय आप समझ रही हैं ना? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बचता, न चौके में न गहनों में। मुक्त हो जाइए अब इन सब से। आप जिसे अधिकार समझती रहीं, दरअसल वे तो अधिकार थे बाबू से जुड़े। जिम्मेदारियां थी पीठ पर लदी। कभी न खत्म होने वाला मोह था। एक मृग तृष्णा जो जिंदगी भर चलती रही है। फिर सच क्या है? आजी की आवाज नींद में डूबी जैसे किसी अंधी गुफा से आई। वही जो है आप, यानी कि आप, न बाबू की पत्नी न उनकी माँ। आप
यानी कि केसरी देवी। मुझे डर लग रहा है लाड़ी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है थामने को। कितना गहरा अंधेरा है। कोई बात नहीं आजी, खुद कोशिश कीजिए। सोचिए तो क्या रिश्ता है इस केसरी देवी का उस पूरे संसार से। वो जो चिड़िया की तरह चहचहाना चाहती थी, तितली बनकर उड़ना चाहती थी, लाल लहंगा गोटेदार लुगड़ी पहनने से पहले, जो पहाड़ी पर चढ़ना चाहती थी, नंगे पांव घास पर चलना चाहती थी, जो गुड़ियों से ज्यादा पेड़ फूल पत्तों में दिलचस्पी रखती थी। क्या होगा सोचकर जब केसरी ही नहीं रही तो? कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ बिगड़ेगा भी नहीं आजी। चपातियां फिर भी बनेंगी, पूड़ियां तब भी तली जाएंगी, गर्भाशय तब भी भरे रहेंगे। आजी हाँफने लगी थी, जैसे एक लंबा रास्ता तय करके आई हूं। उसके हाथ उन्होंने कसकर पकड़ लिए। मटर पनीर, पूड़ी कचौड़ी, पापड़, अचार से लेकर राशन की फिक्र, दाल की, गेहूं की बोरियां, आम नींबू कटहल के मौसम में अचार बनाना, बड़ियां तोड़ना, शरबत बनाना, पुराने कपड़ों के बदले बर्तन खरीदने से लेकर माहवारी के नियमित होते रहने की चिंता तक, कितनी 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 चिंताओं में डूबी उतर आई हैं आप। उन तमाम चिंताओं से निकलकर एक बार पीछे की पहाड़ियों को देख लेती, देखती कि बरसात में किस तरह हरियाली ओढ़ लेती है, छिटकी चांदनी में किस कदर झिलमिलाता है उसका गुंबद। तो आजी आप हाँ, यानी कि केसरी देवी भी कविताएं लिख सकती थी, गुफाओं में चित्र बना सकती थी, उड़ान भर सकती थी, सेव को पेड़ से गिरता देख सकती थी, केतली के धुएं को देख सकती थी, नए नए द्वीप खोज सकती थी, शायद एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकती थी जहां युद्ध नहीं होते, रंगभेद नहीं होते, धर्म संप्रदाय में लोग नहीं बंटते, बलात्कार हत्याएं नहीं होती। अब कहाँ रह गई आजी इतने पीछे? क्यों रह गई? क्या आपने मान लिया कि नमक का अनुपात साधने और कलाई भर भर चूड़ियां पहनने से ही आपका स्त्रीत्व है? क्यों? आजी ने सिर हिला दिया, आंखें बहने लगी। आजी, आप योनि बनी रही, गर्भाशय बनी रही, आपने सावन की हरियाली हरी चूड़ियों में ढूंढ ली, पकवान बनाने का दायित्व ओढ़ लिया, बसंत देखना चाहा तो आपको पीले कपड़े मिल गए, मौसम के बजाय आम नींबू पापड़ गुजिये आपको काम मिलता चला गया। आपने दिमाग के खानों में वही भर लिया आजी, वही भर लिया। मुक्त हो जाइए आजी, गहनों की लगधक से, चौके की गंध से, योनि और गर्भाशय के एहसास से, और छू लीजिए आजी वो जमीन जहां सिर्फ आप रह जाएंगी। हाँ आजी, वही आपकी ऊर्जा है, वहीं से आपको अपने अधिकार मिलेंगे, वहीं से। टटोलिए आजी, टटोलिए। देहांतरण कहानी के भाग 3 में आज यहीं तक। देहांतरण के चौथे भाग में और जो समापन भाग भी होगा, चौथा भाग, देहांतरण के चौथे भाग में हम चलेंगे आगे की यात्रा पर। धन्यवाद।